इसमें देखो बेटा, ये कहता है इस सिद्धांत के जो अनुसार है, ये क्या कहता है कि जैसे एक गैसीय अवस्था है हमारे पास, है ना, सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि जो गैसीय अवस्था है, एक तो है गैसीय अवस्था, ठीक है ना, अथवा एक गैसीय अवस्था है, दूसरा है अथवा कह सकते हैं विलयन में, एक तो गैसीय अवस्था और अथवा विलयन में, दो जगह पर, है ना, जो विलयन में यहाँ पर क्या होगा, अविकारक ठोस, जो अविकारक होंगे वो ठोस अवस्था में होंगे, और उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गैसीय अवस्था अथवा विलयन जो अविकारक होंगे, ठोस, अविकारक ठोस उत्प्रेरक की सतह पर ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, गैसीय अवस्था हो चाहे विलयन, ठीक है ना। अविकारक जो अविकारक होंगे वो ठोस उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। जो ये ठोस उत्प्रेरक है हमारे पास, इसकी सतह पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इस अधिशोषण के कारण क्या होगा, इसके आगे क्या होगी, जो इस प्रकार की जो सतह होगी, किस पर, जिस पर वो अधिशोषित हो जाता है ना, इस प्रकार हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इस प्रकार उत्प्रेरक की सतह, उत्प्रेरक की सतह, उत्प्रेरक की सतह पर जो अविकारक होंगे, अविकारकों की सांद्रता, अविकारकों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, जब ये वृद्धि होगी इसके कारण क्या हो जाएगा, उसमें अभिक्रिया की वेग में भी वृद्धि हो जाएगी। जब क्या होंगी, सतह पर अविकारकों की संख्या में, सांद्रता में वृद्धि होगी, तो क्या होगा, परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, इसमें परिणाम स्वरूप, ठीक है, अभिक्रिया वेग में भी वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है, हो जाती है, ठीक है ना। ये सिद्धांत है। ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि मान लीजिए कोई गैसीय अवस्था है, माना हमारे पास क्या है, कोई गैसीय अवस्था है अथवा विलयन में जो है, ठीक है ना, एक तो गैसीय अवस्था है अथवा विलयन में अविकारक, अविकारक विलयन में क्या होगा, विलयन में जो अविकारक है ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक ठोस, यहाँ पर ठोस क्या है, उत्प्रेरक है, जैसे Fe होता है हमारे पास, Fe रहता है, Fe को हम ठोस उत्प्रेरक रूप मान लेते हैं। जब यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, देखो हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन हो गया और एक नाइट्रोजन हो गया, ये अधिक मात्रा में इसके कहाँ, सतह पर आ जाता है, देखो बेटा यहाँ पर इसकी सतह पर आ गए, मान लीजिए अधिशोषित हो गए ये सारे, है ना, इसकी सतह पर क्या हो गए, अधिशोषित हो गए, किनारों पर क्या हो गए, अधिशोषित हो गए। ये देखो ना, विलयन, या तो क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा या विलयन में होगा।
ठोस उत्प्रेरक की सतह पर, ठोस उत्प्रेरक हमने ले रखा है और उसकी सतह पर आकर के क्या कर लेते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। और इस प्रकार का जो उत्प्रेरक की जो सतह होगी, ये उत्प्रेरक है बेटा, इसकी जो सतह होगी इस पर आकर के रुके नहीं, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। जब अधिशोषित होंगे तो यहाँ पर क्या होगी, उनकी सांद्रता बढ़ जाएगी। किसकी सांद्रता, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ जाएगी, है ना। और जब यहाँ उनकी सांद्रता बढ़ेगी तो उसके फलस्वरूप क्या होगी, अभिक्रिया का वेग में वृद्धि हो जाएगी। ये नियम है इसका, किसका, विषमांगी उत्प्रेरक का शोषण का सिद्धांत। विषमांगी का मतलब क्या हो गया, देखो ये ठोस अवस्था में उत्प्रेरक है, ठीक है ना, और ये गैसीय अवस्था में क्या है, जो अभिकारक, देखो ये अभिकारक क्या है, गैसीय अवस्था में, ये अभिकारक क्या है, गैसीय अवस्था में। और ठोस कैसे है, ठोस अवस्था में उत्प्रेरक है, ठीक है ना। और उत्पाद भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, तीनों अलग अलग। देखो हमने कहा, देखो यहाँ पर हमने कहा ना विषमांगी क्या होता है, अभिकारक हो गया, उत्पाद हो गया और उत्प्रेरक है, जिनकी प्रवस्थाएं भिन्न होंगी तो क्या कहलाएंगे, विषमांगी कहलाएंगे, है ना, विषमांगी। अब इसमें क्या है, विषमांगी में क्या है, ये ठोस हो गया या फिर हमारे पास ठोस हो गया। तो ऐसे कई चीजें होती हैं। विलयन में भी क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, ठोस, कोई ठोस डालते हैं तो वो विलयन क्या होता है, जैसे ठोस आएंगे तो उसके जो चारों ओर हैं, वो विलयन में जो पदार्थ होंगे उसके चारों ओर क्या होंगे, अधिशोषित हो जाएंगे पहले। और जब यहाँ पर अधिशोषण होगा तो सब नजदीक नजदीक आ जाएंगे और उनमें क्या होगी, क्रियाएं होंगी, अभिकारकों में क्रिया होने लगी, है ना। जहाँ सांद्रता में वृद्धि होती है अभिक्रिया शुरू हो जाती है और उससे क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये है हमारे पास विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसमें यदि हम थोड़े से और आगे देखें तो हमें मालूम है अधिशोषण किस प्रकार की अभिक्रिया बेटा, अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी। बिल्कुल सही बात है ना, संदीप को याद है। अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हुआ, तो उष्मा का निकलना था। हाँ, यानी कि अभिक्रिया पूर्ण होने के साथ साथ उष्मा भी निकलती है ना, क्या निकलती है, उष्मा भी निकलती है ना। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा होगा, उष्मा उत्पन्न हो रही है ना। हम कह सकते हैं ये क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। और इसको जब अधिशोषण हो रहा होगा, यहाँ पर क्या होगा, अधिशोषण हो रहा होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें अधिशोषण की क्या होगी, यहाँ पर क्या हुआ, अधिशोषण क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात अधिशोषण, अधिशोषण में ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हो रही है। अब जब अधिशोषण में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और जो ये ऊष्मा उत्पन्न हुई उसको कह सकते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी। इसको क्या कहा जा सकता है, अतः हम अतः इसको अधिशोषण की एंथैल्पी कहा जाता है, अधिशोषण की एंथैल्पी। जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है ये क्या है, अधिशोषण की एंथैल्पी, एंथैल्पी, या हम कह सकते हैं एंथैल्पी या ऊष्मा। अधिशोषण की ऊष्मा है या अधिशोषण की एंथैल्पी, ठीक है ना, कहते हैं इसको क्या कहते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी। जो अधिशोषण के कारण क्या हो रहा होगा, ऊष्मा निकल रही होगी, उसको क्या कहा जाएगा, अधिशोषण, ठीक है ना। और ऊष्मा किसके द्वारा अवशोषित होती है,
इसको क्या कहा जा सकता है? जैसे देखो उसमें एंथैल्पी क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर कोई हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, मान लीजिए एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जुड़ते हैं, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये जुड़े इससे, उसके दौरान कुछ ऊष्मा निकल गई, बाहर निकल गई, रिलीज हो गई, है ना। ये क्या हुआ, N2 प्लस H2 दोनों क्या हुए, आपस में जुड़े, तो उन्होंने क्या किया, ऊष्मा निकाल दी, ठीक है ना। इस प्रकार से उसमें क्या निकल गई, ऊष्मा निकल गई, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं बेटा कि यह ऊष्मा जो है अभिकारकों द्वारा क्या होती है, अवशोषित होकर उनके मध्य बंधों को दुर्बल करती है। यदि माना क्या कर दिया हमने कि अभिकारक इस ऊष्मा को ग्रहण कर, मान लीजिए हमने कोई ऊष्मा दी है, ठीक है ना, तो ये बंध क्या हो जाएगा, इनके बीच जो बॉन्ड है ये क्या होगा, जैसे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ठीक है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है, तो जैसे ये ऊष्मा इनको जाएगी, ये क्या करेंगे, इन बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है ना। अधिशोषण के कारण जैसे हुआ क्या, हम हमने एक प्रक्रिया है, यहाँ पर एक ठोस पदार्थ लिया, ये बात क्लियर समझ में आ गई। सारे के सारे क्या हुए, जैसे हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, ये H2 है, N2 है, ठीक है ना, ये कहाँ आ गए, सतह पर आ गए। अब सतह पर आ गए तो ये बहुत नजदीक नजदीक आ जाएंगे, यहाँ पर देखो N2 आ गया, नजदीक आ गया, है ना। अब N2 और H2 क्यों अभिक्रिया करेगा, ये N2 और H2 अभिक्रिया क्यों करेगा, नहीं तो अभिक्रिया करने को मतलब ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, जैसे ये अधिशोषण हुआ, अधिशोषण माने इसकी सतह पर आए और इस सतह पर चिपके, उससे क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुई, उससे क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिस ऊष्मा को हमने क्या कहा, अधिशोषण इंथैल्पी का। समझ में आ गया बेटा, अधिशोषण इंथैल्पी। जैसे ही अधिशोषण इंथैल्पी बढ़ी तो क्या हुआ, ये ऊष्मा यहाँ से निकली और इस हाइड्रोजन, जो हमारे पास हाइड्रोजन था, मान लीजिए हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमारे पास ये हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, इनके बीच बॉन्ड है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है। अधिशोषण में ऊष्मा निकली, वो ऊष्मा जा करके इनके बॉन्ड को तोड़ा, ये देखो इसके बॉन्ड को तोड़ा, इसके बॉन्ड को तोड़ा। जब बॉन्ड टूटेंगे तो ये क्या बनेंगे, हाइड्रोजन अलग होगा, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे, तो ये नाइट्रोजन भी क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक नाइट्रोजन क्या करेगा, तीन हाइड्रोजन से फिर बॉन्ड बनाएंगे, जब ये टूट जाएंगे, ठीक है ना, ये जब क्या होंगे, टूट जाएंगे, फिर ये बॉन्ड बनेगा। तो अभिक्रिया इसलिए इनको ऊष्मा मिलेगी, इस चीज के लिए, बॉन्ड, इनके बॉन्ड को दुर्बल करने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है ना, ऊष्मा कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ऊष्मा कहते हैं, क्या, कौन सी, एंथैल्पी कहते हैं, है ना। और यह ऊष्मा क्या करती है, देखो इसमें हमेशा लिख सकते हैं कि यह ऊष्मा, कौन सी ऊष्मा, जो यहाँ से रिलीज हुई, जब इसके आने से, नजदीक आने से यहाँ से कुछ ऊष्मा क्या हुई, रिलीज हुई, है ना, रिलीज का मतलब निकली, है ना, उत्पन्न हुई, तो यह ऊष्मा क्या करेगी, अभिकारकों को, यह ऊष्मा अभिकारकों को, अभिकारकों द्वारा, सॉरी, अभिकारकों द्वारा अवशोषित, क्या हो जाएगी, अवशोषित, अभिकारकों द्वारा अवशोषित होकर बंध को, है ना, उनके, या ऐसे लिख सकते हम, उनके बंध को, है ना, उनके बीच उपस्थित बंध, उनके बीच क्या होंगे, उपस्थित बंध को कमजोर कर दे, कमजोर, ठीक है ना, कर देती है, उनके बीच जो बंध है उनको कैसे कर देगी, कमजोर कर देगी, जिसके कारण क्या होंगे, बंध टूट जाएंगे, जिसके कारण, जिसके कारण बंध टूट जाते हैं, बंध टूट जाते हैं, बंध टूट जाते हैं, और बंध क्या हो गए,
टूट गई, ये बंध टूट गए, है ना, और नए बंध बन जाते हैं, फिर क्या होते हैं, और नए बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं। देखो जो नए बंध होंगे वो बनने लगे, बनते हैं, ठीक है ना। ये नए बंध, यहाँ से हाइड्रोजन टूटा और ये नाइट्रोजन के साथ मिला करके हाइड्रोजन ने फिर बॉन्ड बना दिया, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, नए बंध, है ना। और क्या होगा, बनते हैं, इसके कारण क्या होगा, ये कारण बार बार लिख करके, ठीक है ना। तो इसमें कह सकते हैं जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी, या अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है ना, छोटी सी चीज है बेटा, लेकिन थोड़ा प्रक्रिया को समझना हो, है ना। कि मान लीजिए अधिशोषण हुआ, देखो सिंपल चीजें, हमने कुछ ऐसा अलग चीज तो बताई नहीं। देखो ये कोई ठोस अवस्था में हमारे पास, चलो आयरन ले, है ना, और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हमने कहा ये अधिशोषण होता है, क्योंकि हमें पता है कि गैसों का अधिशोषण होता है। क्या होता है गैसों का अधिशोषण, तो ये क्या हुआ, इसकी सतह पर आने लग गए, जैसे नाइट्रोजन भी इसकी सतह पर आया, हाइड्रोजन भी इसकी सतह पर आया, और जब ये सतह पर इकट्ठे होने लग गए तो हमें पता है कि जो अधिशोषण होता है वो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। तो ऊष्मा निकलेगी तो क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी तो वो जो ऊष्मा यहाँ से निकलेगी अधिशोषण के फलस्वरूप जो निकली, उसने क्या किया, जो हाइड्रोजन के बंध थे उनको थोड़ा दुर्बल कर दिया, है ना। नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड थे आपस में, उनको भी क्या कर दिया, दुर्बल कर दिया, इन बॉन्डों को दुर्बल कर दिया। और बॉन्ड जैसे इनके बीच, जैसे बॉन्ड दुर्बल हुए, दुर्बल होने से क्या हो गया, बंध टूट गए, बॉन्ड क्या हो गए, टूट गए, यहाँ से बॉन्ड टूट गए। और जब ये बॉन्ड टूटे तो क्या हुआ, इस नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नए बॉन्ड बना, ठीक है ना, नए बंध बनाते हैं, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी। तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं इसका। उदाहरण क्या आएगा बेटा, ये इसी को हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण क्या होगा, यहाँ पर होगा N2 तथा H2, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2 तथा H2 N2 तथा H2 की Fe उत्प्रेरक, Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में ठीक है ना, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा, अमोनिया बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा बेटा। इसके कुछ बुलेट पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, कुछ महत्वपूर्ण इस टाइप के दे रखे हैं पॉइंट्स, जैसे कि ये कहता है कि जो आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत है, ये क्या कहता है, दो प्रकार के अधिशोषण सिद्धांत इन्होंने कहा कि जो आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत है, जो प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत है, ठीक है ना, और मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण जो सिद्धांत है, ये मिला जुला रूप, ये तीन चीजों का मिला जुला रूप है ना। जो कौन कौन से, एक है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, तीन चीजों का मिला जुला रूप है, ठीक है ना, सॉरी, आधुनिक, एक तो है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, बस इसको लिखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी आपको नोट होना चाहिए कुछ चीजें, ठीक है ना। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत,
एक तो ये हो गया, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, प्राचीन, ठीक है ना, अधिशोषण सिद्धांत। ये तीन प्रकार के सिद्धांत है ना, अधिशोषण सिद्धांत। और तीसरा हमारे पास होगा मध्यवर्ती तथा मध्यवर्ती। तीसरा सिद्धांत है मध्यवर्ती। तीन समय का जो सिद्धांत है मध्यवर्ती सिद्धांत, है ना, यौगिक निर्माण, मध्यवर्ती यौगिक निर्माण, ये निर्माण सिद्धांत, निर्माण सिद्धांत, ठीक है। ये तीन सिद्धांत, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत और मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत, ठीक है ना। ये हमारा ये जो नियम है, इन तीनों का मिला जुला रूप है, इन तीनों का मिला जुला रूप हमने इसको माना, ठीक है ना। इसके बाद एक पॉइंट और है, जैसे मान लीजिए ये कहता है कि जो उत्प्रेरण की क्रिया है, ठीक है ना, निम्न पदों में पूर्ण होती है, और वो पद दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक, कौन कौन से, पहला होगा कौन कौन से पद दिए हुए हैं, है ना। नंबर 1 दे रखा है, नंबर 1 हम मान सकते हैं ये होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक होगा की सतह पर अभिकारकों का मिश्रण, अभिकारकों का मिश्रण। जो अभिकारक होंगे वो कहाँ आएंगे, उत्प्रेरक की सतह पर विसरित हो जाएंगे, विसरित का मतलब फैल जाएंगे, ठीक है ना, पहला स्टेप है वो। दूसरा स्टेप वो कहता है कि क्या होगा, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, जैसे विसरित हो जाएंगे उसके बाद होगा उत्प्रेरक की सतह पर उनका अधिशोषण होगा, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का अधिशोषण, अभिकारकों का अधिशोषण। पहले समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होगा, कोई बताएगा बेटा इसमें पहला विचलित होने का मतलब कोई बताएगा कि विचलित क्या हुआ। जो अभिकारक हैं वो विचलित हो जा रहे हैं, मतलब फैल जा रहे हैं, इसकी सतह पर आ जा रहे हैं, फैल गया। फिर क्या होगा, दूसरा होगा उत्प्रेरक की सतह पर क्या होगा, अभिकारकों का अधिशोषण होगा, यानी कि इसमें चिपकने लगेंगे, जब चिपकने लगेगी तभी तो उष्मा निकलेगी, है ना, उससे पहले नहीं निकलेगी, अधिशोषण की क्रिया हो। तीसरा, इसके बीच स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा, उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, अब रासायनिक अभिक्रिया होने लगी उसमें, है ना, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एक उचित ऊर्जा, एक उचित ऊर्जा, ठीक है, उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण, मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण, का निर्माण। यहाँ पर क्या बनेंगे, पहले मध्यवर्ती यौगिक बनेंगे, ठीक है ना, जैसे हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ा तो इनके बीच कुछ मध्यवर्ती यौगिक बनेंगे, क्या बनेंगे, मध्यवर्ती यौगिक, ठीक है ना, पहले अधिशोषित होंगे, इस प्रकार से मध्यवर्ती यौगिक बन जाएंगे, जो बहुत सारे इनके बीच बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है ना। और जब मध्यवर्ती यौगिक बन जाएंगे उसके बाद क्या होगा, चौथा नंबर होगा, ये कहता है चौथा पॉइंट होगा, जो चौथा स्टेप होगा इसमें उत्प्रेरण में,
वो किस प्रकार से होगा? चौथा होगा उत्प्रेरक की सतह से, उत्प्रेरक की सतह से विशोषण, जो हमारे पास अधिशोषण हुआ था, अब क्या होगा? विशोषण होगा। विशोषण का मतलब ये जब मान लीजिए अमोनिया बन गया, तो ये क्या होगा? इसकी सतह से हटना शुरू होगा, है ना? हटना माने विशोषण, है ना? विशोषण द्वारा उत्पादों का हटना, यहाँ से क्या हो जाएंगे? वो हटना शुरू हो जाएंगे, है ना? और हम कह सकते हैं हटना है बेटा, है। और जो सतह है, सतह को फिर से क्या होगा? सतह को फिर से अधिशोषण के लिए जो अधिशोषण होगा बेटा, उसके लिए क्या करना है? उपलब्ध कराना। फिर वो हट गया, अमोनिया हट गया वहां से, ठीक है ना? अब अमोनिया बन करके किनारे हो गया। अब जो नया क्या होगा, ठीक है, नया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, वो वहां पर जुड़ेगा। तो ये कुछ स्टेप है इसके, ठीक है। और फिर जो लास्ट पॉइंट दे रखा है, तो इस प्रकार से दिया हुआ है कि उत्पादों का, जो उत्पाद होंगे हमारे पास, प्रोडक्ट्स होंगे, उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर, इस सतह से, उत्प्रेरक की सतह से विसरण, क्या होगा? विसरण द्वारा दूर हट, ठीक है ना? ये स्टेप है बेटा। ये क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? देखो, जैसे हम समझ भी रहे हैं इसको, सबसे पहले क्या होगा? उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक विसरित होंगे, फिर वो क्या होंगे? अधिशोषित होंगे। अधिशोषित होने के बाद क्या होगा? उनके मध्य क्या होगा? जो अधिशोषण की एनर्जी होगी, वो ऊर्जा रासायनिक, वो क्या करेगी? उनके बीच मध्यवर्ती यौगिक बनाएगी। मध्यवर्ती यौगिक जब बन जाएंगे, मध्यवर्ती यौगिक जैसे हमारे पास अमोनिया बन गया, है ना? अमोनिया बन गया, फिर क्या कहता है कि उत्प्रेरक की सतह पर विशोषण होगा। अमोनिया बनने के बाद वो क्या होगा? विशोषण होना। विशोषण का मतलब वो इस प्रक्रिया से दूर हटने लगेगा, है ना? शोषण प्रक्रिया के विपरीत होने लगेगा, है ना? इससे दूर अमोनिया हटने, सतह को क्या होगा? फिर से क्या है? अधिशोषण के लिए उपलब्ध कराना है। यानी कि अमोनिया हट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और आ जाएंगे, ठीक है ना? जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन और आ जाएंगे, फिर क्या होगा? इनके मध्य रासायनिक क्रिया होगी, है ना? फिर आगे रासायनिक क्रिया होगी, ठीक है ना? फिर क्या होगा? अमोनिया बनेगा, फिर वो बाहर निकलेगा। तो ये कहता है कि उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से विसरण द्वारा क्या हो जाता है? दूर हटना है। फिर विसरण क्रिया होगी। विसरण क्रिया क्या होती है बेटा? कि अधिक सांद्रता से, ध्यान रखना, जहां पर क्या होगा? अधिक होगा, अधिक से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है ना? जहां पर कोई चीज अधिक होगी, वो वहां से कहाँ के लिए जाएगी? जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? धूप के कण देखेंगे आप लोग, धूप जलाते हैं, है ना? धूप जलाते हैं आप लोग, तो धूप मैंने यहाँ पर जलाई, तो आप लोगों ने देखो, धूप धूप जलाते हुए सबसे ज्यादा धुएं के कण यहाँ पर होते हैं, है ना? और ये धुएं के कण कहाँ जाते हैं? धुएं या जो हमारे पास खुशबू है, वो किस किस तरफ जाएगी? वहां उस तरफ जाएगी जहाँ क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ फैलते हुए चले जाएंगे ऐसे। जैसे धुआं देखो, आग लगी कहीं पर, तो वहां पर बहुत क्या होता है? काला होता है, ये डार्क होता है धुआं। और जैसे जैसे वो फैलता है, वो धीरे धीरे उसका डार्कनेस कम हो जाती है, वो दूर दूर चले जाता है ऐसे, है ना? यहाँ पर डार्कनेस ज्यादा रहती है जहाँ से शुरू हो रहा हो। तो इस प्रकार से हम उसको कहते हैं विसरण की क्रिया, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, तो उसको क्या कहा जाता है? विसरण की क्रिया, ठीक है। ये है बेटा, ये विसरण का सिद्धांत था। इसमें दो चीजें हमने विसरण को देखना था कि विसरण किस प्रकार से होता है, और उसकी और कौन सी चीजें हो सकती है, ठीक है। अब यदि हम इसमें देखेंगे, तो इस जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को भी देख सकते हैं।
तो ठोसों की विशेषताएं होगा, अलग अलग प्रकार के ठोस उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। और उनमें पहला पॉइंट यदि देखेंगे तो ठोसों की जो उत्प्रेरक है उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए, एक तो सक्रियता, ठीक है ना, सक्रियता निर्भर करती है, और दूसरा उसमें वर्णात्मक होता है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर देखेंगे तो वर्णात्मक भी होता है, दूसरा नंबर आता है इसमें वर्णात्मक। तो ये दो विशेषताएं होती है किसकी, ठोसों की। वर्णात्मकता को हम चयनात्मक भी कह सकते हैं। चयनात्मक है ना, दो प्रकार की विशेषता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको पहले हमारे पास यदि हम माने कि उत्प्रेरक को क्या होना चाहिए, बहुत सक्रिय होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे विशेष रूप से क्या होना चाहिए, इसको सक्रिय होना चाहिए, ठीक है ना। और रसावशोषण या रसो अवशोषण, रसो अवशोषण, इसको आप लोग जानते हैं क्या है, रासायनिक अवशोषण। हाँ बिल्कुल, रासायनिक अधिशोषण, ठीक है ना। तो रसो अवशोषण के लिए क्या होता है, इसका पहले उत्प्रेरक का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा उत्प्रेरक कौन सा होगा, तो इसकी एक तो ये सक्रिय होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे जो विशेष जो हमारे पास रासायनिक अधिशोषण है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उच्च अवशोषण एंथैल्पी मुक्त करने वाला चाहिए, माने सक्रिय ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, ये ज्यादा सक्रिय होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अणुओं को अपने पास लेके आएगा, है ना। और उससे क्या होगा, उससे ज्यादा इंथैल्पी निकलेगी, ठीक है ना। और ज्यादा इंथैल्पी निकलेगी तो हमारे पास जो रासायनिक अधिशोषण है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है ना, महत्वपूर्ण माना जाता है। और दूसरा है बेटा इसमें चयनात्मकता, चयनात्मकता में क्या होगा, ठोस जो होंगे, ठोस अधिशोषकों की प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट होती है, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे वर्णात्मकता के विशिष्ट होने का मतलब, यहाँ पर चयनात्मकता तो समझ में आ रहा होगा, और विशिष्ट शब्द भी हमने पढ़ा था बेटा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ठोस जो अधिशोषकों की जो प्रकृति है अत्यधिक विशिष्ट होती है, ठीक है ना। अत्यधिक विशिष्ट का मतलब ये सब पे अधिशोषण नहीं होता, जैसे हमने कहा Fe जो है केवल किसको करता है, हाइड्रोजन को, तो तब ये विशिष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये विशिष्ट होती हैं। और ये कहता है कि विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए क्या होगा, भिन्न भिन्न उत्प्रेरक क्या हो सकते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। जैसे अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए क्या माना जाता है, अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को आप लोग जानते हैं, ये है CO, ठीक है, और ये गैस के फॉर्म में है। और यहाँ पर यदि हमने क्या करवाया, प्लस 2 मॉलिक्यूल H2 की रिएक्शन करवाई, ये भी गैस है बेटा, ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस। और हमने क्या लिया, यहाँ पर अलग प्रकार का एक कैटलिस्ट लिया, ठीक है ना, और हमने लिया जिंक ऑक्साइड, और दूसरा इसमें क्या लेंगे, Cr2O3, ठीक है ना, और इसने क्या बना दिया, CH3OH, इस प्रकार से। और ये भी क्या बना, गैसेस फॉर्म में बना। तो देखो इससे क्या होगा कि अलग अलग, ये दूसरा वाला उत्प्रेरक है, ये देखो ये उत्प्रेरक अलग हो गए। फिर यदि हम एक और कंडीशंस देख रहे हैं, देखो जैसे हमने कहा CO प्लस, हमने क्या कहा कि इसमें लेते हैं 3H2, तो ये स्पेसिफिक है बेटा, स्पेसिफिक माने अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक होंगे। जैसे हमने क्या लिया यहाँ पर, निकल, ठीक है, क्या लिया इसमें, निकल लिया। अब देखो यहाँ पर हमने ZNO और Cr2O3 लिया, यहाँ पर निकल लिया, लेकिन यहाँ बनेगा क्या, तत्व अलग बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, मीथेन बन गया, तो CH4 बन गया, प्लस क्या बना, H2O बना। देखो अलग अलग अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक, ठीक है ना। अब देखो तीसरा वाला देखते हैं, यदि तीसरा है, हम कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, देखो है H2 ही है, सब में H2 ही जुड़ रहा है, यहाँ भी H2 जुड़ा, यहाँ भी H2 जुड़ा, यहाँ भी H2 जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, कैटलिस्ट चेंज कर दिया, कैटलिस्ट क्या ले लिया, कॉपर ले लिया। और कॉपर की उपस्थिति में क्या होता है,
ये बना देता फॉर्मल्डिहाइड HCH। तो देखो हमारे पास कैटलिस्ट भिन्न भिन्न है, प्रोडक्ट भी क्या बने, भिन्न भिन्न बने, अलग अलग बने, ठीक है ना। और जो तत्व थे वो एक जैसे थे, जो अभिकारक थे वो एक जैसे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड थे, केवल उनकी मात्रा अधिक हो गई, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, या थोड़ा और ज्यादा हो गया, या बिल्कुल कम हो गया। तो ये है बेटा चयनात्मक या वर्णात्मक, ठीक है ना। अलग अलग भिन्न भिन्न क्या होंगे, अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है ना। अभिकारकों के समान होने पर भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न उत्प्रेरक भिन्न भिन्न उत्पाद देगा। देखो अभिकारक समान है लेकिन भिन्न भिन्न उत्प्रेरक हैं, तो भिन्न भिन्न उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं। देखो ये भिन्न उत्पाद है, ये भिन्न उत्पाद है, ये भिन्न, सबके सब अलग अलग उत्पाद है, ठीक है। ऐसे और एग्जाम्पल भी है जो दिए हुए हैं। यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये है HCOOH, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बता सकते हैं, बताओ जल्दी से बताओ। फॉर्मिकम। बिल्कुल फॉर्मिकम, है ना। जब चींटी काटती है तो पता लगता है कि ये फॉर्मिकम है। चींटी देखा, चींटी क्या निकालती, फॉर्मिक अम्ल तो निकालती है अपने शरीर, ठीक है ना। जब वो डंक मारती है हमें तो ये फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में इंजेक्ट करवाती है। कभी बिच्छू घास लग गया आपको, बिच्छू घास जानते हैं, कंडाली जिसको बोलते हैं, है ना, वो भी क्या करती है, वो भी हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड का सिक्रीशन करती है, ठीक है ना। तो देखो ये फॉर्मिक अम्ल है। और जब हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लेंगे, कैटलिस्ट अलग लेंगे। जैसे हमने कॉपर लिया, कॉपर लिया तो इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस, अलग अलग प्रोडक्ट, ये अलग प्रोडक्ट है ना। फिर हमने फॉर्मिक एसिड लिया, ठीक है ना, मेथेनोइक अम्ल, और यहाँ पर लिया एल्यूमिना, एल्यूमिना जानते हैं आप लोग, Al2O3। अब समझ में आ रहा है इन रिएक्शनों में कैटलिस्ट बदलने से भी कितना फर्क पड़ रहा है ना। और देखो वही तत्व है फॉर्मिक एसिड, एल्यूमिना के साथ करवाएंगे, उपस्थित में करवाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या निकलेगा इसमें, H2O निकला। देखो कैटलिस्ट अलग हुआ, प्रोडक्ट भी अलग, जबकि रिएक्टेंट सेम है। यहाँ पर भी फॉर्मिक एसिड है, यहाँ पे फॉर्मिक, ऐसे और एग्जांपल भी दे रखे हैं, है ना। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या होगा, C2H5OH। अब समझ में आ रहा है बेटा रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना पड़ता है। याद रखना नहीं, वैसे तो प्रैक्टिकल होते हैं इसके, प्रैक्टिकल इस रूप में प्रैक्टिकल करके उन्होंने देखा होगा कि हमने फॉर्मिक एसिड दिया और कॉपर की उपस्थिति में उसकी अभिक्रिया करवाई तो उन्होंने देखा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन निकला। एल्यूमिना की उपस्थिति में देखा होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O निकला, ठीक है ना। ये फिजिबिलिटी है बेटा इन रिएक्शन, है ना, ये सिद्ध की हुई रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखो ये निकेल है, ठीक है, निकेल के उपस्थिति में एथेनॉल लिया तो इसने क्या बनाया, CH3CHO का नाम क्या होता होगा, तो बताएगा बेटा, CH3CHO, और इसका नाम भी बताना, एथेनॉल, इसका नाम तो एथेनॉल, दूसरे वाले का नाम क्या, एथेनॉल, एथेनॉल, है ना। और साधारण नाम, एस्टल्डिहाइड। बिल्कुल राइट, ये एस्टल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड है CHO ग्रुप को, है ना, और एस्टल्डिहाइड। और यदि हम SCHO लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड, SCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये नोट कर लेना आप लोग, है ना, धीरे धीरे याद होते चलेगा। और तीसरा देखो बेटा इसमें, इसी वाले में देखो दूसरा वाला एथेनॉल लेते हैं, C2H5OH, ये एथेनॉल, है ना। और जब हम इस पर क्या करवाएंगे, एल्यूमिना की उपस्थिति में, यानी कि एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3, है ना, एल्यूमिना, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। और क्या बनाइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या हुआ, क्या है बेटा ये, एथिन, एथीन, इसको बोलते हैं हम एथीन। और साधारण नाम कोई बता सकता है इसका, एसिटिलीन, ना एसिटिलीन तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है,
ये तो CH2 है, इसका नाम होगा एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन। एथिलीन, एथीन और एथिलीन, है ना। ये एथिलीन ये फलों को पकाने के काम भी आता है, एस्टिलीन भी आता है। और इसको जो कार्बाइड होता है ना CH3C2, है ना, तो ये कार्बाइड ये इसी से बनता है एस्टिलीन, और एस्टिलीन से पकता है। यहाँ पर भी एथिलीन होता है, तो एथिलीन से भी क्या होता है, फलों को पकाने के काम में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो ये हो गया हमारे पास, एक पार्ट हो गया इसका, किस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास, वो है एंजाइम उत्प्रेरक। कौन सा है? एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक, ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है उसको हम समझेंगे, यानी कि एंजाइम कैटलिस्ट, जो एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, एंजाइम होते हैं वो कैटलिस्ट के फॉर्म में किस प्रकार से काम करते हैं। हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं कि नहीं होते? शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, है ना, कैटलिस्ट। तो उन एंजाइम के द्वारा हमारे शरीर को किस प्रकार से क्या किया जाता है, उत्प्रेरित किया जाता है। हमारे शरीर में उत्प्रेरण की क्रियाएं होती है बहुत सारी, है ना, तो उसको कहा जाता है एंजाइम उत्प्रेरण। इस एंजाइम उत्प्रेरण की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? किसे कहते हैं एंजाइम? एंजाइम किसे कहते हैं? पहले हम एंजाइम को जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है सर। हाँ बिल्कुल, क्या होंगे? जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक नहीं होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे। ठीक, यस सर। पहले हम एंजाइम को समझ लेते हैं, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, एंजाइम क्या होते हैं, इसको समझ लेना है। एंजाइम उच्च अणुभार वाले, कैसे? उच्च अणुभार, जिनका अणुभार क्या होता है? उच्च, ठीक है ना, वाले नाइट्रोजन, उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त, जिनमें नाइट्रोजन होगा, है ना, नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक, जटिल यौगिक। यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम क्या होंगे? उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक। अर्थात इसको क्या कह सकते हैं बेटा, ऐसे कौन से यौगिक होते हैं? वो होते हैं बेटा प्रोटीन, ठीक है ना। कौन होते हैं? प्रोटीन, ठीक है ना, अर्थात प्रोटीन, ठीक है ना। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। पूछा जाता है एंजाइम क्या है, तो आपके पास प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, ठीक है ना, ये विटामिन होगा। तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। छोटा क्वेश्चन आता है ना। और ये कोशिकाओं को बनाते हैं, क्या करते हैं? ये हमारी जो जैव कोशिकाएं हैं, ये जैव कोशिकाओं को बनाते हैं। जैव, इसीलिए पढ़ते हुए बच्चों को क्या दिया जाता है? प्रोटीन के लिए कहा जाता है ना। जैव कोशिकाओं को, जैव कोशिकाओं को बनाते हैं, जैव कोशिकाओं में, सॉरी, ये जैव कोशिकाओं में बनते हैं, बनाते नहीं, बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं? जैव कोशिकाओं में बनते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन कहाँ बनता है? जैव कोशिकाओं, ठीक है ना। और इन्हें क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक कह सकते हैं, ठीक है ना। अतः इनको क्या कह सकते हैं? अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इनको हम जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है ना। अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा एंजाइम क्या है? उच्च भार, जिनमें उच्च भार है, ठीक है ना, और उच्च भार की अणुभार है, और कैसे है? नाइट्रोजन युक्त है, उच्च अणुभार भी है और नाइट्रोजन युक्त भी, ठीक है ना। जटिल यौगिक होते हैं, यानी कि प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? जैव कोशिकाओं में बनते हैं। कहाँ बनता है प्रोटीन? जैव कोशिकाओं में। और इन्हें हम क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है। अब पहले हमारे पास आ गया एंजाइम। एंजाइम को हम समझ गए, एंजाइम क्या है। एंजाइम उत्प्रेरण को तो हम बाद में समझेंगे, पहले हमें एंजाइम को समझना होगा, ठीक है।
तो प्रोटीन को हमने समझ लिया। प्रोटीन जो हमारे शरीर को बनाने के लिए उपयोग होता है वो क्या है, एक प्रकार का एंजाइम। ठीक है, तो चलो इसको कल बताता हूँ बेटा मैं आप लोगों को और डिटेल कल बताते हैं।